बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बड़ा ही डिटेल लेक्चर डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें पौधे सूरज की रोशनी की एनर्जी को इस्तेमाल करके अपने लिए खुराक बनाते हैं। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है ग्लूकोज के अंदर और वाटर मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होती है ऑक्सीजन के अंदर। तो ये कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है बल्कि ये सीरीज ऑफ रिएक्शन है जिसके अंदर बेसिक रिएक्शंस, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन आ जाते हैं। अब पत्ते के जो ग्रीन पार्ट है यानी पत्तों के अंदर क्लोरोफिल होती है और पत्तों के अंदर सबसे ज्यादा मेसोफिल सेल्स होते हैं और मेसोफिल सेल के अंदर सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनेली है वो है क्लोरोप्लास्ट। ये आपको एक क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहा है। क्लोरोप्लास्ट की थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर लाइट रिएक्शन होता है जबकि उसके लिक्विड फ्लूइड यानी स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन में इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर सोलर एनर्जी यानी लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके केमिकल एनर्जी को बनाया जाता है। कैसे? NADP को कन्वर्ट किया जाता है NADPH के अंदर और ADP को कन्वर्ट किया जाता है ATP के अंदर। यानी आप कह लें कि ये दोनों मॉलिक्यूल अनचार्ज बैटरीज हैं NADP और ADP। इसको सोलर एनर्जी की मदद से चार्ज किया जाता है और ATP और NADH बनाया जाता है NADPH। अब ये जो एनर्जी बन चुकी है इसी एनर्जी को यानी NADPH के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है हाइड्रोजन की शक्ल में जबकि ATP के पास केमिकल एनर्जी होती है। इन दोनों की एनर्जी को इस्तेमाल करके डार्क रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है ग्लूकोज के अंदर। तो यहाँ पे डार्क रिएक्शन में दरअसल डायरेक्टली लाइट एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही बल्कि लाइट एनर्जी में पैदा होने वाली ATP और NADPH की एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। इसी वजह से इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं यानी इसमें डायरेक्टली लाइट की ज़रूरत नहीं होती। अब हम वन बाय वन देखते हैं। जो लाइट रिएक्शन है जिसको हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं वो होता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। दरअसल थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अरेंज होते हैं क्लस्टर की शक्ल में, गुच्छों की शक्ल में। यहाँ पे आपको ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अरेंज नजर आ रहे हैं। इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के क्लस्टर को, गुच्छे को हम कहते हैं फोटोसिस्टम। ये पूरा फोटोसिस्टम है जो आपको नजर आ रहा है जो कि इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर होगा। फोटोसिस्टम के बेसिकली दो हिस्से होते हैं। एक होता है एंटीना कॉम्प्लेक्स यानी एंटीना पिगमेंट और एक होता है रिएक्शन सेंटर। ये आपको येलो कलर में नजर आ रहा है। अब ये जो एंटीना कॉम्प्लेक्स हैं यानी जो आपको नजर आ रहे हैं पैरेट कलर के अंदर, इसके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और दूसरे कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं यानी दूसरे एसेसरी पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं। वो सारे के सारे पिगमेंट किस लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं? लाइट एनर्जी को कैप्चर करने के लिए। यानी एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने मॉलिक्यूल हैं वो सोलर एनर्जी यानी फोटोन्स की एनर्जी को कैप्चर करते हैं और ट्रांसफर करते हैं। यानी यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर होगी कहाँ तक पहुंचेगी? रिएक्शन सेंटर में एनर्जी ट्रांसफर होगी रेजोनेंस के जरिए। रेजोनेंस कहते हैं मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल एनर्जी आगे जाती है और रिएक्शन सेंटर में पहुंचती है। अब रिएक्शन सेंटर ये जो येलो कलर में है इसके अंदर सिर्फ क्या होता है? क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है, एक या एक से ज्यादा। वो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होता है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से और यहाँ पे ऑरेंज कलर में आपको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नजर आ रहा है। यानी ये जो जितनी भी सोलर एनर्जी कैप्चर हुई है वो सारी सोलर एनर्जी ट्रांसफर होगी रिएक्शन सेंटर में। रिएक्शन सेंटर उस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। कैसे? उस सोलर एनर्जी की मदद से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, ये इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है आपको, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फिर एसोसिएटेड है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जिसको आगे हम देखेंगे और उसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरने के दौरान ATP बनती है। वो ATP बनती है दरअसल केमियोस्मोसिस के जरिए जिसको अभी हम डिटेल में देखते हैं। तो किस्सा मुख्तसर कि एंटीना कॉम्प्लेक्स एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है और भेजता है रिएक्शन सेंटर में और रिएक्शन सेंटर उस लाइट एनर्जी की मदद से केमिकल एनर्जी बनाता है केमियोस्मोसिस के जरिए जिसको आगे हम नेक्स्ट डिटेल में देखते हैं। अब फोटोसिस्टम दो तरह के होते हैं, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। इनका नाम इनकी डिस्कवरी की बुनियाद पर था। 1 पहले डिस्कवर हुआ था और ये बाद में। फोटोसिस्टम 1 700 नैनोमीटर की रेंज की लाइट को जज़ब करता है, इसी वजह से इसको P700 भी कहते हैं। जबकि 2 680 नैनोमीटर की रेंज की लाइट को जज़ब करता है, इसी वजह से इसको P680 भी कहते हैं। अब इनको अलग-अलग हम देखेंगे। पहले 2 की बात करें तो जिस तरह हम देख चुके हैं कि लाइट एंटीना कॉम्प्लेक्स में जज़ब होती है और एंटीना कॉम्प्लेक्स से ट्रांसफर होती होती रिएक्शन सेंटर में आती है। रिएक्शन सेंटर में उसी लाइट एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं। यहाँ पे देखें ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ट्रांसफर होते हैं किसके पास? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। यहाँ पे आपको ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नजर आ रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल से निकलेंगे, एक्साइट होंगे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल बन जाएगा। यानी क्लोरोफिल की ऑक्सीडेशन हुई है ना, तो जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा।
यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, तो अब ये कोशिश करेगा किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने की। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या होगा, रिड्यूस। तो ये प्रोसेस होता है एक एंजाइमेटिक रिएक्शन के जरिए, यानी पानी के मॉलिक्यूल को एक एंजाइम की मौजूदगी में तोड़ा जाता है। पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा तो दो हाइड्रोजन आयन बनेंगे। देखें, हाइड्रोजन आयन बनेगा तभी जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। दो हाइड्रोजन आयन बने हैं तो इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वही दो इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन होल को फिल करेंगे। और साथ ये आधा ऑक्सीजन का एटम यानी आधा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकला है, दो पानी के मॉलिक्यूल टूटेंगे, दो ऑक्सीजन के आधे आधे एटम मिलेंगे, यानी दो आधे आधे मॉलिक्यूल मिलकर एक पूरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना देंगे। और यही वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है जो हमें एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होता है रेस्पिरेशन के लिए। तमाम जानदार इसी को इस्तेमाल करते हैं, सांस लेते हैं इसी ऑक्सीजन से, जो हम कहते हैं ना पौधे ऑक्सीजन पैदा करते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन वो पैदा होती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक चेन से गुजरेंगे, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये एक चेन है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल हैं, प्लास्टोक्विनिन है, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स है, इसके दो मॉलिक्यूल होते हैं, और प्लास्टोसाइनिन है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके पास और इसके पास गुजरते हुए, देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर एनर्जी स्टेट में गए हैं, क्या करके, लाइट एनर्जी को जज़ब करके। अब वो हायर एनर्जी स्टेट से जब लोअर एनर्जी स्टेट में आएंगे ना, तो वो अपनी जज़बशुदा एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे एटीपी बनाने के लिए। याद रखें, जब भी इलेक्ट्रॉन हाई टू लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं तो अपनी एनर्जी को रेडिएट करते हैं, खारिज करते हैं। यहाँ पे वो खारिज करेंगे किस लिए, एटीपी बनाने के लिए। और ये एटीपी बनेगी केमियोस्मोसिस के जरिए, यानी यहाँ पे डायरेक्ट एटीपी नहीं बनती बल्कि केमियोसिंथेटिक एटीपी बनती है, जिसको हम यहाँ पे देखेंगे। यानी इनडायरेक्टली एटीपी के मॉलिक्यूल बनाने के लिए एनर्जी इकट्ठी की जाती है। अब इस बात को गौर से समझिएगा कि हमने बल्ब देखा हुआ है, बल्ब के फिलामेंट आपको रोशन नज़र आता है। वो क्यों रोशन नज़र आता है, क्योंकि उसके फिलामेंट के जो एटम्स हैं ना, ये हमें पता है कि कोई भी एटम जोन सा है उसमें बाहर मदारों में इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर एनर्जी स्टेट पे जाता है, यानी नीचे वाले मदार से ऊपर वाले मदार में जाता है, तो उसको एनर्जी जज़ब करना पड़ती है। लेकिन जब वो ऊपर वाले मदार से नीचे वाले मदार में आता है तो वो एनर्जी खारिज करता है। अब बल्ब का फिलामेंट क्यों रोशन नजर आता है, जब आप बटन दबाते हैं तो उसके फिलामेंट में से इलेक्ट्रिक एनर्जी गुजरती है। वो इलेक्ट्रिक एनर्जी फिलामेंट के जो एटम मॉलिक्यूल होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन को लोअर टू हायर एनर्जी स्टेट में ले जाती है। अब वो इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर एनर्जी स्टेट में चले गए, जब वो हाई टू लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो वो उस जज़बशुदा इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी की शक्ल में खारिज करते हैं, जिसकी वजह से आपको बल्ब रोशन नजर आता है। यानी वो इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर एनर्जी स्टेट में गए थे इलेक्ट्रिक एनर्जी को जज़ब करके, और जब वो हाई टू लोअर एनर्जी स्टेट में आए तो उसने उसी जज़बशुदा इलेक्ट्रिक एनर्जी को रेडिएट किया, खारिज किया लाइट और हीट एनर्जी की शक्ल में। इसी तरह यहाँ पे क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर के पास गया वो एक्साइटेड हुआ, यानी लोअर टू हायर एनर्जी स्टेट में गया है सोलर एनर्जी को जज़ब करके। लेकिन जब वो हाई टू लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो उसी जज़बशुदा सोलर एनर्जी से एटीपी बनाएगा, यानी उसको इस्तेमाल किया जाएगा एटीपी को बनाने के लिए। अब यहाँ पे आ जाएं, फोटो सिस्टम 1 की बात करें तो यहाँ पे भी लाइट पड़ेगी, उस लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल बनेगा। उस इलेक्ट्रॉन होल को देखें, इस इलेक्ट्रॉन होल को जो फोटो सिस्टम 2 है ना, उसको तो फुल फिल किया था, पानी के मॉलिक्यूल को तोड़कर इलेक्ट्रॉन जो बने थे उन्होंने फिल किया था। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, वही उस इलेक्ट्रॉन होल को फिल करेंगे। अब वो जो इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर के पास गया है वो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेंगे, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डिफरेंट है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी ना प्लास्टोक्विनिन, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स और प्लास्टोसाइनिन, यहाँ पे है फेरिडॉक्सन और NADP रिडक्टेज एक एंजाइम। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जब वो इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे उनकी एनर्जी को इस्तेमाल करेगा ये NADP रिडक्टेज NADP को कन्वर्ट करने के लिए NADPH+ में। यानी इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरने के दौरान ATP बनाई जाएगी और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरने के दौरान इलेक्ट्रॉन के गुजरने के दौरान NADPH+ बनाया जाएगा। जैसा कि हमने कहा कि लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH बनता है। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं नॉन साइक्लिक रिएक्शन, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से फोटो सिस्टम 1 के पास, वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और फिर इलेक्ट्रॉन अगली प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर और अगली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन दोबारा से वापस नहीं आता, इसकी रीसाइक्लिंग नहीं होती। तो इसको हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन। इसको हम फोटो फास्फोरिलेशन भी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने वाली कौन थी, फोटो यानी लाइट थी। लाइट ने एटीपी बनाया, फास्फोरिलेशन कहते हैं एटीपी का बनना। तो यहाँ पे लाइट एनर्जी की वजह से एटीपी बन रही है, इसे हम फोटो फास्फोरिलेशन भी कहते हैं। इसको जी स्कीम भी कहते हैं, क्योंकि देखें ये जेड के हरफ की तरह आपको नजर आ रहा है इसका जो पाथवे है। तो इस सारे रिएक्शन में बनने वाला एटीपी और NADPH।
आगे डार्क रिएक्शन में उसकी एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज के अंदर रिड्यूस करने के लिए। अगर हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देखें तो एक 3 कार्बन वाला ग्लूकोज बनाने के लिए 9 एटीपी इस्तेमाल होते हैं और 6 NADPH इस्तेमाल होते हैं। मतलब एटीपी की कंजम्पशन ज़्यादा है और NADPH की कम। तो इस तरह क्या होता है, वक्त गुजरने के साथ साथ एटीपी की कमी हो जाती है। तो जैसे ही रिएक्शन में यानी क्लोरोप्लास्ट में एटीपी की कमी होना, तो ये लाइट रिएक्शन ये नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन को साइक्लिक फास्फोरिलेशन पे शिफ्ट कर देता है। उसमें क्या होता है कि ये जो फोटो सिस्टम 1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वो इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भेजने की बजाय, यानी फेरिडॉक्सन से इलेक्ट्रॉन आगे NADP रिडक्टेज के पास जाने की बजाय फेरिडॉक्सन से वो इलेक्ट्रॉन जाता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। देखें, जब फेरिडॉक्सन से इलेक्ट्रॉन NADP रिडक्टेज के पास जाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन से NADP से NADPH बनेगा। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सन से आ जाता है किसके पास, साइटोक्रोम के पास। साइटोक्रोम से प्लास्टोसाइनिन और इस तरफ जब वो इलेक्ट्रॉन गुजरता है ना, तो उससे ATP बनाया जाता है। तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक साइक्लिक मैनर में मूव करता है। फोटो सिस्टम 1 प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर फेरिडॉक्सन और उससे फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स प्लास्टोसाइनिन फोटो सिस्टम 1, और ये साइकिल चलता जाता है। इस साइकिल में क्या होगा, ATP बनेगा, NADPH नहीं बनेगा। ये साइकिल तब तक चलता जाता है जब तक ATP की कमी को पूरा ना कर लिया जाए। अब साइक्लिक फास्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन दोनों में यहाँ पे जो ATP बन रही है, दरअसल डायरेक्टली ATP नहीं बनती, बल्कि वो ATP बनती है केमियोस्मोसिस के जरिए। कैसे, इसको डिटेल में समझते हैं। अब ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये थैलाकाइड मेम्ब्रेन का आपको नेटवर्क नजर आ रहा है। इसी नेटवर्क को मैंने यहाँ पे दिखाया है। इसके अंदर जो स्पेस होती है ना मेम्ब्रेन के अंदर, उसे हम कहते हैं ल्यूमन या थैलाकाइड इंटीरियर स्पेस। बाहर क्या है, स्ट्रोमा फ्लूइड, जिसके अंदर ये मौजूद है थैलाकाइड का नेटवर्क। इस थैलाकाइड के अंदर यानी ल्यूमन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये डॉट्स हाइड्रोजन आयन है, जबकि बाहर कम है। अब मैंने इसके इतने से हिस्से को यानी इस मेम्ब्रेन को यहाँ पे दिखाया बड़ा करके क्रॉस सेक्शन, जिसके यहाँ अंदर की तरफ यानी ये हिस्सा क्या है, ल्यूमन है, अंदर इंटीरियर स्पेस है, थैलाकाइड इंटीरियर स्पेस या ल्यूमन, जबकि इसके इस तरफ बाहर ये स्ट्रोमा फ्लूइड है। और इसी मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के पिगमेंट्स मौजूद हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये फोटो सिस्टम 2 है, प्लास्टोक्विनिन है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, प्लास्टोसाइनिन है, फिर फोटो सिस्टम 1 है, फिर फेरिडॉक्सन है, फिर NADP रिडक्टेज है। तो ये इसी तरतीब में इस मेम्ब्रेन के अंदर जुड़े हुए हैं। फोटो सिस्टम 2 प्लास्टोक्विनिन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन, फोटो सिस्टम 1 फेरिडॉक्सन और NADP रिडक्टेज। अब हमने क्या पढ़ा है कि फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरने के दौरान ATP बनाता है। लेकिन दरअसल जब फोटो सिस्टम 2 से वो इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी प्लास्टोक्विनिन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और प्लास्टोसाइनिन से गुजरता है ना, तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की मदद से हाइड्रोजन आयन को मूव करवाया जाता है फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। क्योंकि स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन पहले ही कम है, अंदर ज़्यादा है। याद रखें, जब किसी चीज़ को हायर टू लोअर पोटेंशियल लाना हो तब तो एनर्जी चाहिए ही नहीं, वो चीज़ें खुद ही चली जाती हैं। लेकिन जब लोअर टू हायर पोटेंशियल लेके जाना हो तो तब एनर्जी चाहिए होती है। तो यहाँ पे डायरेक्टली ATP नहीं बनती, बल्कि उस एक्साइटेड फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से हाइड्रोजन आयन को लोअर टू यहाँ से उठा के स्ट्रोमा से हायर पोटेंशियल यानी ल्यूमेन में ले जाया जाता है। अब उस फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाइड्रोजन आयन में पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में जज़ब होगी। इसी हाइड्रोजन आयन को फिर इसी मेम्ब्रेन में एक एंजाइम होता है ATP सिंथेज, उस ATP सिंथेज से इस हाइड्रोजन आयन को गुजारा जाता है। तो वो जज़बशुदा पोटेंशियल एनर्जी की मदद से ये ATP सिंथेज क्या करता है, ADP के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ता है और उसको ATP में कन्वर्ट कर देता है। तो दरअसल ATP डायरेक्टली यहाँ पे नहीं बनी, बल्कि ATP को बनाने के लिए हाइड्रोजन आयन को लो टू हायर पोटेंशियल में लाया गया, यानी उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की गई और उसी हाइड्रोजन आयन से फिर ATP सिंथेज ने ATP बनाए। तो इसी वजह से हम कहते हैं यहाँ पे ATP जो बनी वो दरअसल केमियोस्मोसिस के जरिए बनी। केमियोस्मोसिस कहते हैं सिंथेसिस ऑफ ATP बाय द मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन अगेंस्ट द ग्रेडियंट, यानी इस ग्रेडियंट के अगेंस्ट हाइड्रोजन आयन की मूव करके जो हमने ATP बनाई उसको हम केमियोस्मोसिस कहते हैं। तो किस्सा मुख्तसर हमारे पास ATP भी बन गई और NADPH भी बन गई, जिसको इस्तेमाल किया जाता है डार्क रिएक्शन यानी केल्विन साइकिल के अंदर ग्लूकोज बनाने के लिए। अगर हम डार्क रिएक्शन की इक्वेशन को ओवरऑल देखें तो इसमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए। क्योंकि इनिशियल ग्लूकोज 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, ट्राइओस होता है, इसी वजह से वो 3 कार्बन इन्हीं 3 कार्बन डाइऑक्साइड से आते हैं। अब डार्क रिएक्शन की 3 फेजेज हैं, कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर। वन बाय वन देखते हैं। कार्बन फिक्सेशन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले से मौजूद एक कंपाउंड से रिएक्ट करता है, उसका नाम है रिब्यूलोस बिसफॉस्फेट। ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, 1 2 3 4 5।
जिसके दोनों तरफ फॉस्फेट अटैच हैं, इसी वजह से इसको बिस फॉस्फेट कहते हैं। तो ये 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल 3 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो 6 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अब वो 6 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल होते हैं, हर 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल दरमियान से टूटता है और वो 3-3 कार्बन वाले 2-2 मॉलिक्यूल बना देता है। मतलब 6 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल टूटकर 3 कार्बन वाले 6 मॉलिक्यूल बना देते हैं और इसका नाम है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो कार्बन फिक्सेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड पहले क्या था, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हिस्सा था, अब वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हिस्सा बन गया है। इसी वजह से हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड में फिक्स हो चुकी है, उसका हिस्सा बन चुकी है। अब इस साइकिल का जो इनिशियल स्टेबल कंपाउंड है ना, वो 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। इसी वजह से इस साइकिल को C3 पाथवे भी कहते हैं, इसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि मेल्विन कैल्विन ने ही इसको डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट है जी रिडक्शन। उसमें क्या होगा, ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, इसके पास हर 6 मॉलिक्यूल के पास एक एक फॉस्फेट आएगा 6 ATP से, और ये 3 से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट यानी 6 के 6 मॉलिक्यूल की रिडक्शन होगी। इनको कौन रिड्यूस करेगा, इनको NADPH से आने वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हर एक 6 मॉलिक्यूल को 6 NADPH क्या करेंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और वही इलेक्ट्रॉन इनको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे और 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यानी इसकी ये रिडक्शन हो गई। अब ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल हैं, 6 मॉलिक्यूल। याद रहे इस स्टेप में हर एक मॉलिक्यूल से फॉस्फेट भी रिलीज होगा। अब इन 6 मॉलिक्यूल के अंदर से सिर्फ एक 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल इस्तेमाल होता है कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, ग्लूकोज का इनिशियल प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होता है। बाकी 5 मॉलिक्यूल नेक्स्ट चले जाते हैं रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर बनाने के लिए। यानी बाकी के जो 5 मॉलिक्यूल हैं ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये एक सीरीज ऑफ रिएक्शन से गुजरेंगे और 3 कार्बन वाले 5 मॉलिक्यूल रीअरेंज होके 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल बना देंगे। यानी दोबारा से CO2 एक्सेप्टर बन गया, दोबारा से ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और नेक्स्ट साइकिल जो स्टार्ट हो जाएगा। याद रहे कार्बन डाइऑक्साइड को इनिशियली जो रिबुलोस बिस फॉस्फेट के साथ रिएक्शन होता है ना, उसको एंजाइम कैटालाइज करता है रुबिस्को, वो इसी एंजाइम की मौजूदगी में नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट होता है। वैसे तो हर स्टेप पे, हर स्टेज पे कोई ना कोई एंजाइम है जो रिएक्शन को आगे कैटालाइज करवाता है। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।